देखो, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां जो हमारा पार्ट चल रहा है, इसमें जो हमारा जो टॉपिक है या जो उप विषय है वो हम कल से पढ़ रहे हैं कि विभाजन के उपरांत कौन कौन सी चुनौतियों का सामना भारत को करना पड़ा और उन चुनौतियों से भारत ने किस प्रकार से पार पाया। देखो, समस्याएं तो उस वक्त भी थी और आज भी हैं और आगे भी रहेंगी, तो पूरी समस्याओं का तो हम वर्णन कर ही नहीं सकते कि समस्याएं तो आती रहती हैं, उनका समाधान होता रहता है। लेकिन यहाँ समस्याओं से मतलब हम उन समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं जो कि तात्कालिक समस्याएं थी, जो तुरंत की गंभीर समस्याएं थी, जिनका निवारण उस वक्त ही करना जरूरी था। उन समस्याओं की बात कर रहे हैं। उन समस्याओं में से एक समस्या के बारे में हमने कल पढ़ा था, और वो समस्या पढ़ी थी हमने राज्यों के गठन एवं पुनर्गठन की। ये भी एक समस्या थी भारत के सामने, क्योंकि अंग्रेजों ने तो केवल, अंग्रेजों के जब गए थे अंग्रेज, तो भारत को केवल 4 प्रकार के राज्यों में बांट दिया था, ए, बी, सी और डी। ए, बी, सी और डी। लेकिन ये बहुत बड़े बड़े राज्य थे। इन राज्यों को बाद में पुनर्गठन आयोग जब लागू किया गया 1956 ईस्वी में, तो उनको किसी को भाषा के आधार पर, किसी को क्षेत्र के आधार पर नए नए राज्य बनाए गए, और उसी का परिणाम है कि आज भारत में इतने राज्य हैं। तो वो समस्या के बारे में हमने कल पढ़ा था, उसको वीडियो भी बनाया था हमने। दूसरा जो समस्या है जिसे हम आज पढ़ने जा रहे हैं, और वो बहुत ही त्वरित और बहुत ही ज्वलंत समस्या थी, और उसका नाम था पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की समस्या। पाकिस्तान से आए शरणार्थी, रिफ्यूजीज। देखो, आपको पता है कि भारत को आजादी मिली 15 जून 47 को, लेकिन इसी दिन एक बहुत बुरी घटना भी घटी कि इस दिन भारत का विभाजन हुआ। पाकिस्तान के रूप में एक नया राष्ट्र बना। पाकिस्तान के रूप में नया राष्ट्र बनना भी इतनी गंभीर समस्या नहीं थी, जितनी समस्या ये थी कि विभाजन के उपरांत जो मार काट या जो खून खराबा, जो लूटपाट, जो हत्याएं भारत में हुई धर्म के नाम पर, मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच में जो मारकाट और जो हत्याएं जो हुई, वो एक बहुत ही इतिहास में एक बहुत ही दर्दनाक घटना है। इतिहासकार इसे हॉलोकास्ट कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? हॉलोकास्ट। कोई कहता है इसे हुल्लड़, कोई कहता है मतलब बहुत ज्यादा विध्वंस। यानी इतना ज्यादा मारकाट इसमें हुई कि इसमें एक सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 5 लाख लोग मारे गए थे। 5 लाख लोग वो मारे गए, वो तो मारे गए, लेकिन जब विभाजन हुआ था, चूंकि धर्म के नाम पे विभाजन हुआ था, तो यहां से बहुत सारे मुसलमान जो है पाकिस्तान जाने लगे। हालांकि भारत के जो नेता थे, उन्होंने भारत के जो जाने वाले मुसलमान थे उन्हें यहां रोक लिया, कुछ ही जब भी चले गए थे। लेकिन वहां रहने वाले जितने भी हिंदू और सिख थे, जो नया पाकिस्तान बना था, उस क्षेत्र में रहने वाले जितने भी हिंदू और सिख थे, वो भारत आए। उनकी संख्या लगभग 20 लाख थी। कितनी थी? 20 लाख। वो जब यहां आ गए तो उनका पुनर्वास करना, उनका रीसेटलमेंट करना, मतलब वहां उनका घर भी था भाई, उनकी जमीन जायदाद थी, उनके पास में धन संपत्ति थी, उनके रिश्तेदार थे, उनके नजदीकी थे, उन सबको छोड़ करके यहां आए थे। वो अपना घर बार छोड़ करके यहां आए थे, डर से, बड़ी मुश्किल से जान बचा करके यहां पर आए थे। तो भारत सरकार के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि कैसे उन लोगों को यहां पर पुनर्स्थापित किया जाए।
दोबारा से उन्हें कैसे यहां पर सेटलमेंट किया जाए उनका, यह सबसे बड़ी समस्या थी। क्योंकि एक तो उनमें भय था, उन्हें विश्वास दिलाना था सरकार को कि भाई आप जैसे वहां रहते थे ना ऐसे ही आप यहां रहोगे, या फिर इस आजादी से पहले जैसे आप अपने घर में सुरक्षित थे आप यहां भी सुरक्षित रहोगे। अगर आपके पास में जमीन ज्यादा थी, आपके पास में मकान था, तो वो व्यवस्था आपकी यहां भी की जाएगी। तो ये सारी बातें का मतलब विश्वास दिलाना, ये भारत सरकार के सामने एक चुनौती थी। अब इस समस्या का समाधान कैसे किया गया, तो ये समस्या समझ में आई। शरणार्थी जानते हो, जब कोई शरण मांगता है, किसी के आश्रय में जाता है, उसे हम रिफ्यूजी या शरणार्थी कहते हैं। अब इसका समाधान कैसे किया गया इस समस्या का? जवाहरलाल नेहरू और उसके सहयोगी जितने भी मंत्री थे, नेता थे भारतीय, उन्हें समस्या के समाधान के लिए जो सबसे पहला जो कदम उठाया ना, वो था एक पुनर्वास मंत्रालय स्थापित किया गया, रीसेटलमेंट डिपार्टमेंट। आप देखते हो गृह मंत्री होता है, वित्त मंत्री होता है, होते हैं ना, अलग डिपार्टमेंट के मंत्री होते हैं भारत सरकार में। तो ऐसे ही एक मंत्रालय बनाया, उसका नाम था पुनर्वास मंत्रालय, रीसेटलमेंट मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ रीसेटलमेंट। और उसका काम केवल ये था कि ये शरणार्थी, जो 20 लाख शरणार्थी जो आए पड़े थे ना भारत में, इनको कैसे पुनर्स्थापित किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या था? रीसेटलमेंट, यानी कि पुनर्वास मंत्रालय की स्थापना। अब जब पुनर्वास मंत्रालय स्थापित हो गया, तो पुनर्वास मंत्रालय ने जो काम करना स्टार्ट किया, सबसे पहला काम किया, पहले जो 20 लाख आए थे ना, उनके लिए कैंप बनाए गए, अस्थायी कैंप। पहले तो उनको वहां पर कैंपों में रखा गया और उन कैंपों में उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई। फिर धीरे धीरे उन लोगों के लिए, जैसे वो जमीन वहां छोड़ के आए थे, अब भाई वहां कोई 50 एकड़ जमीन छोड़ के आया हो और यहां आकर के 50 एकड़ ही मिल गई, ये संभव नहीं था। लेकिन फिर भी वहां पर यथा योग जैसा भी बन पाया सरकार पर, उनको जमीन भी दी गई, उनके लिए धीरे धीरे पक्के मकान भी बनाए गए, और फिर जैसे जैसे मकान बनते गए तो धीरे धीरे उन कैंपों से निकाल करके उनको उनके स्थायी आवासों में भेजा गया। वो तो अस्थायी थे, टेम्परेरी थे, कैंप लगाए गए थे, उसके कपड़े के टेंट लगाए गए थे, उनमें रह रहे थे। लेकिन धीरे धीरे उनके लिए पक्के मकान बनाए गए और उन्हें थोड़ी बहुत जमीन भी उपलब्ध कराई गई, और जैसा भी उनके लिए रोजगार आदि की व्यवस्था भी की गई। और फिर सबसे बड़ा जो काम किया गया, 1955 ईस्वी में एक कानून बनाया, उसका नाम था भारतीय नागरिकता अधिनियम। भारतीय नागरिकता अधिनियम, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसके द्वारा सभी जो नागरिक यहां पर आए थे उनको धीरे धीरे भारत की नागरिकता प्रदान की गई, यानी उन्हें भारत का नागरिक बनाया गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारा काम एक दिन में हो गया था। इस काम को करने में दशकों लगे, यानी कि कम से कम कोई 10 साल लग गए थे। तो इस प्रकार भारत ने एक बहुत बड़ी जो ज्वलंत समस्या थी ना, उसका समाधान बड़ी मुश्किल से कर पाया, क्योंकि उस वक्त भारत के पास भी इतने संसाधन नहीं थे। भारत भी एक बहुत लंबी गुलामी से आजाद हुआ था, तो भारत के पास में इतने संसाधन नहीं थे। उनको तत्काल प्रभाव से भाई सभी को बहुत ज्यादा पैसे दे दिए जाते या उनके लिए अच्छे अच्छे मकान बना दिए जाते, तो धीरे धीरे उनके पुनर्वास की व्यवस्था की गई। और इस प्रकार भारत ने अपनी दूसरी जो समस्या थी, जो विभाजन के उपरांत पैदा हुई थी जो चुनौती, उस पर इस प्रकार से काबू पाया गया। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया।